गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो चैप्टर 9 का पार्ट 1 वीडियो पहले ही मैंने अपलोड कर दिया है, जो कि यूनियन लेजिस्लेचर पार्लियामेंट के ऊपर था। हम इसमें पढ़ चुके हैं कि भारत की संसद के 3 अंग कौन से होते हैं, भारतीय संसद के 2 सदन कौन से हैं, लोकसभा की रचना कैसे होती है, संगठन कैसे होता है इसका, इसके वास्तविकता में इसकी संख्यों की जो सदस्यों की संख्या है उसकी क्या स्थिति है, चुनाव का ढंग कैसे होता है, और उसके बाद हमने इनकी योग्यताएं, कार्यकाल, अधिवेशन कर, गणपूर्ति, सदन के पदाधिकारी, वेतन भत्ते, विशेषाधिकारी, ये सब कर लिया था। इसमें एक पॉइंट रह गया था कंपोजिशन में, वो है विरोधी दल के नेता को मान्यता। विरोधी दल का नेता कौन होता है? देखिए, लोकसभा में एक जिसे बहुमत मिल जाता है लोकसभा चुनाव के दौरान, वो तो सत्ताधारी पार्टी होती है। जो दूसरे नंबर पे पार्टी रहती है वो विरोधी दल कहलाती है। जैसे वर्तमान में एग्जाम्पल ले तो हम मोदी गवर्नमेंट सत्ताधारी पार्टी है और कांग्रेस जो है एक विपक्ष की पार्टी है। बात आती है विपक्ष के नेता की, तो इसके लिए एक कंडीशन है, उसी ही पार्टी को विपक्ष का नेता बनाने की छूट होगी जिसे लोकसभा की कुल संख्या का 1/10 सदस्य जरूर प्राप्त हुए हों। यानी कि 545 सदस्य हैं लोकसभा में, तो कम से कम जो है उनको 55 सदस्य जरूर सीट्स मिली हों। तो वर्तमान में अगर आप विपक्ष के नेता की बात कहें कि लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन है, तो कोई भी नहीं है। ना ही तो 2014 के इलेक्शंस के बाद कोई विपक्ष का नेता बना था, ना ही 2019 के इलेक्शन के बाद कोई विपक्ष का नेता बना था। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण ये है क्योंकि कांग्रेस जो दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी थी, उन्हें ना ही तो पहले 55 सीटें मिली थी, ना ही इस इलेक्शन में 2019 में 55 सीटें मिली हैं। तो कम से कम 55 सीटें जो है मिलना बहुत ज़रूरी है, तो तभी ही विरोधी दल का नेता बनाया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। एमसीक्यू में पूछा गया है कि विरोधी दल का नेता बनने के लिए कुल सदन की संख्या का कितने प्रतिशत या कितना भाग जो है सीट्स का मिलना चाहिए। तो इस तरह से मैंने आपको कंपोजिशन रचना करवा दी है। आज हम फिर से इसमें लोकसभा में नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, लोकसभा की शक्तियाँ और कार्य। देखिए, लोकसभा की जो शक्तियाँ और कार्य हैं वो ऑलमोस्ट राज्यसभा की शक्तियों कार्यों से मैच करती है, और दोनों की शक्तियाँ मिलकर संसद की शक्ति और कार्य बनती हैं। तो लोकसभा की शक्ति और कार्य बहुत अच्छे से कर ले, क्योंकि इसी से आपका संसद की कार्य और शक्तियों वाला जो 16 मार्क्स का क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले बात करें वैधानिक शक्ति यानी कि कानून बनाने की शक्ति। तो आपको पता है कानून कहाँ पर बनता है? भारतीय संसद में बनता है। तो यहाँ पे लोकसभा का क्या अलग से रोल हुआ? संसद में तो राज्यसभा भी होती है, लोकसभा भी होती है, तो लोकसभा को क्यों अलग से कुछ वैधानिक पावर्स के बारे में कहा गया है? तो देखिए, संसद की वैधानिक शक्तियों का जो यूज़ है वास्तव में लोकसभा ही कर रही है। लोकसभा की इच्छा के बिना कोई भी कानून पास नहीं होता। सबसे पहले लोकसभा संघीय सूची और जो समवर्ती सूची है उनके विषयों पर कानून बनाती है राज्यसभा के साथ मिलकर। यहाँ पे देखिए, मैं साथ के साथ राज्यसभा की भी शक्ति और कार्य बता ही रही हूँ। फिर दूसरा है, अगर किसी प्रांत की सरकार विफल हो जाए, किसी राज्य सरकार विफल हो जाए, तो वहाँ पे लोकसभा एक बिल पे लेकर आएगी, तो वहाँ पर वो बता सकती है कि वहाँ पर उस राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो उस राज्य के भी कानून जो है संसद बनाएगी, यानी कि लोकसभा राज्यसभा दोनों बनाएगी। तो यहाँ पे भी एक शक्ति दिखती है। फिर जो साधारण बिल होते हैं संसद में पेश किए जाते हैं, वे आमतौर पर जो महत्वपूर्ण बिल होते हैं वो लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं। फिर जो है राष्ट्रपति दोनों सदनों के इकट्ठे अधिवेशन बुलाता है। मैंने राष्ट्रपति के कार्यों में इसको अच्छे से बताया है। तो उसमें लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो अध्यक्षता करता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। एमसीक्यू में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति जब संसद के दोनों अधिवेशनों को बुलाता है, पहले पूछा जाता है कि संसद के दोनों अधिवेशनों को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। और संसद के दोनों अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। तो इस तरह से लोकसभा को एक और पावर है। प्राय ऐसे अधिवेशन में लोकसभा की ही विजय होती है, क्योंकि लोकसभा की सदस्य संख्या अधिक होती है। क्योंकि जॉइंट सेशन बुला लिया, राज्यसभा के 245, लोकसभा के 545, दोनों को अगर मिलाएंगे और फिर बहुमत करवाएंगे तो मेजोरिटी क्या है, जिस सदन ज़्यादा मेजोरिटी में होगी। तो इसलिए क्या, लोकसभा के पास इतनी पावर है कि अपनी संख्या के बल पर वो कोई भी जॉइंट सेशन में कोई भी अधिवेशन कोई भी बिल पास करवा सकती है। फिर अगर फाइनेंशियल पावर्स यानी वित्तीय शक्तियों की बात करें, तो देखिए आधुनिक युग में बजट एक परंपरा बन गई है। तो लोकसभा के पास बजट के ऊपर पूरा नियंत्रण होता है। बजट को लेकर आना लोकसभा में लेकर आया जा सकता है। इसके अलावा जो
मोस्ट ऑफ टाइम लोकसभा में लेकर आया जाता है। इसके अलावा जो वित्तीय जो कानून होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि वित्त विधेयक जो होते हैं या धन विधेयक होते हैं, वो लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं। और लोकसभा में अगर लोकसभा के पास देखिए फिनांस इतनी ज़्यादा पावर है, अगर वो वित्त और धन विधेयक एक बार पास करके भेज दे तो राज्यसभा के पास बिल्कुल भी पावर नहीं है कि उनको वो रोक के रखे। जस्ट 14 दिन के लिए वो उसके ऊपर जांच पड़ताल कर सकती है, इवन वो संशोधन करने के लिए वापस नहीं भेज सकती हैं। राज्यसभा को वित्त और धन विधेयक पास करने ही करने पड़ते हैं जो लोकसभा ने उनके पास भेजे हैं। अगर राष्ट्रपति के पास चले जाते हैं वो आगे राज्यसभा से पास होने के बाद, लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद जब राष्ट्रपति के पास जाते हैं तो राष्ट्रपति को भी उनको ऊपर साइन करना ही पड़ता है। तो इस तरह से धन विधेयक और वित्त विधेयक और बजट जैसी वित्तीय जो टूल्स हैं उनके ऊपर लोकसभा की बहुत अधिक पावर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वित्त से लेकर अंतिम निर्णय जो है देश के लिए लोकसभा ही करती है। तो यहाँ पर ये एमसीक्यू भी बहुत पूछे जाते हैं इसमें से, तो अच्छे से पढ़े। इसके बाद फिर आता है कार्यपालिका पे नियंत्रण। कार्यपालिका यानी कि जो देश के लिए जो कार्य करती है, जैसे प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। ज़्यादातर जो प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा में बहुमत दल का ही नेता होता है, यानी कि जिसको लोकसभा में बहुमत मिला वही क्या बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा। तो ये कितनी बड़ी पावर है। और वही जो प्रधानमंत्री आगे मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है, तो कितनी बड़ी पावर हो गई। अब ये जो मंत्रिपरिषद बना है ये किसके लिए उत्तरदायी होता है, ये उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। तो लोकसभा के सदस्य जो है और मंत्री जो है बनाने की पावर मोस्ट ऑफ लोकसभा के पास ही होती है। लोकसभा के सदस्य जो है मंत्रियों से प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, जिनका जवाब मंत्री को देना ही पड़ता है। लोकसभा के सदस्य सरकार किसी भी कार्यवाही की कड़ी आलोचना कर सकते हैं, कोई प्रस्ताव पास कर सकते हैं, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ सकते हैं जिस पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो सिर्फ प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को ही नहीं बल्कि लोकसभा के सदस्य होने के नाते सभी पार्टी मेंबर्स को बहुत ज़्यादा पावर मिली हुई है। यहाँ पे प्रश्नों से संबंधित मैं बता दूँ कि किस लोकसभा में कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा जो संसद के सदस्य हैं वो अपनी बात रखते हैं या क्वेश्चंस पूछते हैं। सबसे पहला है प्रश्नकाल। देखिए प्रश्नकाल जो होता है 11 से 12 बजे के बीच का टाइम होता है प्रश्नकाल में। इसमें लोकसभा के अधिवेशन के दिनों में प्रतिदिन प्रश्नकाल का 1 घंटा निश्चित किया जाता है। सदस्य जो है इसमें प्रश्न पूछते हैं नियमानुसार और मंत्री को इनका उत्तर देना पड़ता है। इसके बाद एक शून्यकाल भी आता है जो कि संविधान में लिखित तो नहीं है, लेकिन ये 1970s के दौर में 70s 80s के दौर में ये हमारे इसमें बहुत प्रचलित हो गया था हमारी कार्यवाहियों में। तो शून्यकाल भी ठीक 12 बजे का काल होता है जिस पे देश हित के लेकर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपकी बुक में शून्यकाल नहीं दे रखा है लेकिन मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो आप इसको भी इसमें मेंशन जरूर कर लें। फिर करते हैं बहस की बात कि लोकसभा में जो है बहस की जा सकती है। सदस्य आपस में किसी भी नीति को, सरकार की नीति को, कार्यपालिका की नीतियों की आलोचना कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं। फिर स्थगन प्रस्ताव यानी एडजॉर्नमेंट मोशन। कोई भी सदस्य किसी सार्वजनिक महत्व वाले विषय पर बहस करने के लिए स्थगन प्रस्ताव पेश कर सकता है। यदि स्पीकर उस प्रस्ताव को स्वीकार कर ले तो सदन की कार्यवाही रोककर सदन पहले उस विषय पर बहस करवाती है। देखिए इतना इंपॉर्टेंट होता है स्थगन प्रस्ताव। फिर है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव यानी कि ध्यान आकर्षण करवाना, किसी चीज़ की तरफ ध्यान खिंचवाना। किसी मंत्री का या सरकार का लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा किसी देश की महत्वपूर्ण घटना पर ध्यान आकर्षित करवाना ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है। ये प्रस्ताव पेश किया जा सकता है लोकसभा में, तो ये भी कितनी बड़ी पावर है। फिर निंदा प्रस्ताव। यदि देखिए लोकसभा में निंदा प्रस्ताव यानी सरकार की आलोचना या किसी मंत्री की आलोचना से संबंधित कोई प्रस्ताव पास हो जाता है तो ऐसे में जो लोकसभा में जो सरकार है, क्योंकि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है वो निंदा प्रस्ताव पास होने के बाद जितना पूरा मंत्रिपरिषद जो है उसे त्याग पत्र देना पड़ता है। तो निंदा प्रस्ताव की इतनी ज़्यादा पावर है जो कि लोकसभा में पेश किया जाता है। फिर अगर हम अविश्वास प्रस्ताव की बात करें, मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, यानी कि इसमें क्या होता है, यदि लोकसभा समस्त जितने भी मंत्रिपरिषद है उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला दे, निंदा प्रस्ताव की तरह ही है ये, तो क्या करना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ सकता है मंत्रिपरिषद को। परंतु अभी तक जो है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध हमारे 70 वर्षों के इतिहास में संविधान के बाद आज तक कोई अविश्वास प्रस्ताव जो है नहीं लेकर आया गया है। फिर अगर ये तो देखिए सारे प्रस्ताव आपको अच्छे से याद रखने हैं, लिखने हैं, एमसीक्यू भी पूछे जाते हैं। फिर आते हैं न्यायिक शक्तियों पे। देखिए न्यायिक शक्तियाँ जो होती हैं स्टूडेंट्स, ये आपको पता है कि न्यायपालिका से रिलेटेड होती हैं। न्याय दिलवाना किसी को या संविधान की सुरक्षा करना, संविधान की व्याख्या करना, संविधान का संरक्षण करना, न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ये जितने भी देश में न्यायालय वो करते हैं। तो आप पूछना चाहोगे कि लोकसभा में ऐसी कौन सी न्यायिक शक्तियाँ हो सकती है, तो
है, लेकिन कुछ ही शक्तियाँ हैं, ज़्यादा नहीं हैं। जैसे न्यायिक शक्तियों में सबसे पहले अगर राष्ट्रपति को हटाना है, राष्ट्रपति ने कोई जो है ऐसा कदाचार या करप्शन या किसी प्रकार का कोई कार्य ऐसा कर दिया कि राष्ट्रपति को हटाना है, तो महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है वो जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलाई जाती है। तो लोकसभा यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट हो गई। इसी प्रकार से उपराष्ट्रपति के बारे में अगर उपराष्ट्रपति के विरुद्ध आरोप लगाने का अधिकार बेशक से राज्यसभा के पास होता है, लेकिन उसमें जो अंतिम निर्णय देने का जो अधिकार है वो लोकसभा के पास होता है। लोकसभा उसे हटा सकती है। इसी तरह से लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग द्वारा हटा सकती है उनको। इसके अलावा लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर जो महान्यायवादी होते हैं, जिन्हें अटॉर्नी जनरल कहते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो नियंत्रण महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होते हैं, इनके खिलाफ भी दोष लगाने का काम जो है लोकसभा कर सकती है और एज इक्वल राज्यसभा भी कर सकती है। चुनाव संबंधी शक्तियों में यानी कि इलेक्टोरल पावर्स में यानी कि किस किस का लोकसभा में चुनाव किया जा सकता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, लोकसभा के स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का, इन सब का चुनाव लोकसभा में होता है। फिर हम आते हैं संवैधानिक शक्तियों में। देखिए, संविधान जो है बदलती परिस्थितियों के अनुसार बदलना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ कई वर्षों तक ना बदली जाए तो कंजर्वेटिव या रूढ़िवादी कहलानी शुरू हो जाती है। तो इस तरह से संविधान का बदलना बहुत ज़रूरी है। और संविधान बदला कैसे जाता है यानी संविधान में संशोधन कैसे होता है, वो हमारे जो है संसद में किया जाता है विभिन्न तरह के बिलों को लाकर। तो इस तरह से संसद में लोकसभा और एज वेल एज राज्यसभा दोनों की इक्वल पावर है संवैधानिक शक्तियों के तौर पे देखा जाए तो संवैधानिक शक्तियों में दोनों सदनों के पास इक्वल पावर है। और संविधान को बदलने के लिए, संविधान संशोधन करने के लिए, जो कि पूरा का पूरा 10 चैप्टर है, मैं आने वाली वीडियो में आपको करवाऊंगी। ये पूरा का पूरा जो संविधान संशोधन है, ये जो है आपकी हमारी लोकसभा और राज्यसभा दोनों कर सकती है। तो लोकसभा के संविधान को बदलने की भी पावर है। फिर है विचारशील शक्तियों में। विचार यानी कि किसी भी मुद्दे पर विचार विमर्श करना, उसके बाद बिल पास करना और कानून बनाना। तो भारत में लोकसभा एक महत्वपूर्ण विचारशील संस्था है जिसके द्वारा देश में जो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं उन पर विचार किया जाता है। अब आप देख सकते हैं कि जैसे कि अभी फ़िलहाल अगर फार्मर बिल पे चर्चा हो रही है तो वो एक महत्वपूर्ण समस्या है जिस पर विचार किया जाता है लोकसभा में। इसी तरह से पहले जो NRC CAA के मामले हुआ करते थे, शाहीन बाग वाला मामला था, उन पर समस्याओं पर विचार विमर्श करना, JNU की समस्या पर विचार, कोई भी ऐसी महत्वपूर्ण समस्या अगर लगती है देश की तो उन पर विचार विमर्श जो है लोकसभा में किया जाता है। तो एक डेलिब्रेटिव पावर यानी कि विचारशील शक्ति जो है वो लोकसभा के पास होती है। वास्तव में राष्ट्र का प्रतीक होती है लोकसभा, जिसमें राष्ट्र के सभी हितों वर्गों का प्रतिनिधित्व जो है प्रतिनिधि होते हैं। लोकसभा अनेक आयोग जैसे चुनाव आयोग, भाषा आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रण महालेखा परीक्षक आदि प्रतिवेदनों पर विचार विमर्श करती है और जो सरकार की गलत नीतियां हैं उनकी वो आलोचना भी करती हैं। अब आते हैं विविध शक्तियों पर यानी कि बहुत सी अन्य शक्तियां हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर जो है राष्ट्रपति द्वारा जो आपातकाल की घोषणाएं होती हैं उनको स्वीकार भी करा सकती है और रद्द भी करा सकती है। अगर लोकसभा के 10% सदस्य या उससे भी अधिक सदस्य ये घोषणा कर दे कि अब जो है आपातकाल खत्म होना चाहिए, तभी राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो बैठक बुला सके। इसी तरह से अगर दूसरी पावर की बात करूं तो लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करवाने के लिए कानून बनाती है। लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पावर। इसी तरह से लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर 2 या 2 से अधिक प्रांतों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग या उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। इसके अलावा लोकसभा जो है नए राज्यों को शामिल कर सकती है, क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकती है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट पावर्स हैं। अब लोकसभा की स्थिति की अगर बात करें कि वास्तव में लोकसभा स्टैंड कहाँ पर करती है, उसकी क्या पोजीशन है इस देश में, आपने इनके कार्यों से देख ही लिया होगा कि लोकसभा एक महत्वपूर्ण अंग है। लोकसभा समस्त राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। इसके विपरीत वो जो राज्यसभा प्रांतों का भी प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए क्या है, लोकसभा राज्यसभा से भी अधिक भेजे जाते हैं। इसकी ऑब्लिगेशंस, उत्तरदायित्व भी बहुत अधिक बन जाता है। अच्छा, लोकसभा की इच्छा के विरुद्ध कोई भी कानून पास नहीं किया जा सकता, ये इंपॉर्टेंट पावर है। देश की कार्यपालिका और वित्त पर भी ये नियंत्रण करती है।
हमारे देश में जो इंग्लैंड की तरह ये प्रथा बनती जा रही है कि वित्त को लेकर राज्यसभा को भी ये पावर नहीं है। राज्यसभा बहुत छोटी है वित्तीय और धन विधेयक बजट के मामले में। लोकसभा को इतनी बड़ी पावर है। हमारे देश का जो प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं संसद देश का सर्वोच्च अंग है, तो लोकसभा संसद का सर्वोच्च अंग है। इस तरह से आपका ये जो लोकसभा है ये आप खत्म होता है, तो होपफुली आप जो है इसको अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड के साथ राज्यसभा में शुरू करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही।